उसकी पावर n, x नंबर ऑफ स्टेप्स, x क्या है? नंबर ऑफ स्टेप्स। जितनी बार सेपरेट करोगे उतने स्टेप्स। ठीक है, इसके फॉर्मूले बताओ। पहला, अगर प्रेशर सेम है, रिजल्ट वॉल्यूम गिवन है अलग अलग गैसेस के, तो वॉल्यूम और मोलर मास में रेट ऑफ डिफ्यूजन का क्या फॉर्मूला लगेगा? नहीं, V1 by V2 इंटू T2 by T1 इज इक्वल टू M2 by M1। उल्टा होगा, अगर V1 ऊपर बोल रहे हो तो M1 नीचे बोलना है। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम लेते हैं तो V1 by V2 इंटू T2 by T1 इज इक्वल टू M2 by M1, रूट आएगा उल्टा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं तो V की जगह क्या आ जाएगा? N। सेम फॉर्मूला हो जाएगा N2T1, ऐसे भी बोल सकते हो सीधा, N2T1 डिवाइड N1T2 इज इक्वल टू रूट M1 बाय। ठीक है, डिस्टेंस है तो D1 D2 ले सकते। डिस्टेंस वाले में जितने क्वेश्चन हमने किए हैं ज्यादा टाइम सेम ही होगा, क्योंकि एक साइड से एक गैस जा रही है, दूसरी से दूसरी आ रही है, तो सेम टाइम में कहीं पहुंचेंगे बीच में, जिसकी वजह से टाइम क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। ठीक है, तो डिस्टेंस वाले में ज्यादातर क्वेश्चन में टाइम सेम, और अगर प्रेशर डिफरेंट है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। रेट R2 by R1 इज इक्वल टू P2 by P1 हो जाएगा रूट M1 by M2। ऐसे कर सकते। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट हो किसी को? नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। आज हमने पढ़ना है, एक तो 3 टाइप्स ऑफ स्पीड है इनकी, गैसेस की। स्पीड निकालने के कुछ फॉर्मूले हैं। 3 तरह का स्पीड निकाला जाता है एवरेज, जिससे हमारा डिफ्यूजन भी समझ आ जाएगा भी क्यों हमने ऐसे लिखा है मोलर मास से रिलेटेड। क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है तो डिफ्यूजन फास्ट है, वेलोसिटी कम है तो डिफ्यूजन स्लो है। 3 तरह का एवरेज स्पीड निकाला जाता है। अगर किसी वेसल में कोई गैस मॉलिक्यूल पड़े हैं, मान लो O2 घूम रहे हैं, तो वेसल के अंदर जो O2 मॉलिक्यूल घूम रहे हैं, इन सभी की वेलोसिटी या स्पीड जो है वो अलग अलग है। ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकरा रहे हैं, टकरा के कोलिजन कर रहे हैं, लेकिन आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोलिजन इलास्टिक होंगे। जो स्पीड से भाग रहे हैं वो सभी की अलग अलग है, जिसकी वजह से हमें एक एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना पड़ता है। और वो एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैथमेटिकली 3 तरह का एवरेज दिया हुआ है। एक एवरेज है नॉर्मल, जैसे मैथमेटिक्स में हम निकालते हैं, उसे नाम भी एवरेज स्पीड ही दिया है, लेकिन एक को नाम दिया हुआ है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, और एक को नाम दिया हुआ है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, वेलोसिटी या स्पीड है ना। तो एवरेज स्पीड भी आगे 3 तरह का है। सिंपल एक टॉपिक है। इन तीनों के कुछ एक फॉर्मूले दिए हुए हैं जिससे हम इसका एवरेज स्पीड निकालना सीख सकते हैं। ठीक है, क्या क्या फॉर्मूले हैं? पहला है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का जनरल मीनिंग तो ये रहता है भी अगर आपके पास अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, उनमें से N1 मॉलिक्यूल हैं जिनकी वेलोसिटी V1 है, मींस मान लो आपके पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं, 100 में से सभी की स्पीड तो एक जैसी नहीं है। कोई 10 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी स्पीड 10 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है। 20 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी स्पीड 6 मीटर पर सेकंड है। कोई 60 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी स्पीड 7 मीटर पर सेकंड है। कोई 20 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी स्पीड 8 मीटर पर सेकंड है, और 10 कोई ऐसे भी हैं जिनकी स्पीड 9 मीटर पर सेकंड है। तो ऐसे हमने नोट किया भी एक गैस पे जो सैंपल है उसमें अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल हैं, उसमें से
स्पीड सबकी अलग अलग है। हाँ ये है कि चलो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं जाएगी, किसी एक की हल्की सी फास्ट, किसी एक की हल्की सी स्लो, क्योंकि वो टकराते हैं। जो टकरा गया, टकराने के बाद हल्का सा स्लो होगा, वॉल से टकरा गया तो भी स्लो होगा, लेकिन एवरेज स्पीड ऑलमोस्ट आसपास रहती है, सेम रहती है। जैसे इसमें हमें एवरेज ऑलमोस्ट पता चल रहा है भी ज्यादा मॉलिक्यूल की 7 है, 7 के आसपास आएगी। तो इसका अगर एवरेज मैथमेटिकली निकालो, कि आपको सिंपल क्वेश्चन में दिया दूं कि भी इतने मॉलिक्यूल की स्पीड इतनी है, आप एवरेज निकाल दो, तो आप क्या करोगे, टोटल स्पीड डिवाइड टोटल मॉलिक्यूल, ऐसी होती है एवरेज। और टोटल स्पीड कैसे निकलेगी, 1 की 5 है, 10 की 50 तो ये हो गई, 1 की 6 है, 20 की 120 ये हो गई, ऐसे सबकी ऐड करते जाओगे, डिवाइड टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कर देंगे। ठीक है, तो एक तो एवरेज निकालने का ये मेथड है। एक मॉलिक्यूल के एक टाइप के कितने मॉलिक्यूल है उनकी स्पीड, प्लस सेकंड टाइप के मॉलिक्यूल उनकी स्पीड, थर्ड टाइप के मॉलिक्यूल उनकी स्पीड, सो ऑन, डिवाइड टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n1 प्लस n2 प्लस n3। ये फॉर्मूला होता है किसका, एवरेज स्पीड का। जैसे इस केस में अगर हमें निकालने को कहता तो हम ऐसे निकालेंगे, 10 इंटू 5, 20 इंटू 6, 60 इंटू 7, 20 इंटू 8, 10 इंटू 9, डिवाइड टोटल मॉलिक्यूल 10 प्लस 20 प्लस 60 प्लस 20 प्लस 10, ये हो जाएगा एवरेज स्पीड, है ना, ऐसी होगा। लेकिन हमें यहाँ पे बहुत ही सिंपल कर दिया, हमें तो एक फॉर्मूला दे दिया, वो कहता है एवरेज स्पीड अगर गैस की निकालनी है, रेयर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप ये फॉर्मूला भी याद कर लो, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आ जाए। यहाँ हमें एक फॉर्मूला दे दिया, पहला तो एवरेज स्पीड को एक सिंबल दिया है, वी के ऊपर ऐसे बार दिखाना है, ये सिंबल है यूनिवर्सल एवरेज का, और इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला दिया है, इट इज इक्वल टू रूट ऑफ 8RT/m। वो कहता है स्पीड दो ही चीजों पे डिपेंड करेगी, पहला तो जिसका मोलर मास कम है, मीन जो हल्का है, वो तेज भागेगा। तो हमने रेट ऑफ डिफ्यूजन में कल यही पढ़ा सारा, कि जिसका मोलर मास कम है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या था, फास्ट। रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट है, मींस ऑब्वियसली वो तेज भागता है, तो जिसका मोलर मास कम उसकी स्पीड क्या होने वाली है, ज्यादा। दूसरा, अगर हम हीट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, हीट करने से मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी सुने, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है क्योंकि उन्हें एनर्जी मिल गई। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो भी उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो दो ही चीजों पे वैसे डिपेंड करती है, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है, मास बढ़ाने से क्या होती है, कम। तो हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया हुआ है, बस हमें तो याद करना है, वो क्या है, 8RT/m। इसमें R की वैल्यू ध्यान से लिख लो, यहां हमें R की वैल्यू एक सेकंड वाली जो याद की थी वो लेनी है, 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल वाला लेंगे, क्योंकि स्पीड हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए एसआई में, और मीटर पर सेकंड में अगर चाहिए एसआई यूनिट है तो फिर इसे भी एसआई लेंगे, कौन सा, जूल्स। तो इसलिए आर की वैल्यू मिनिमम 2 हमें याद करनी पड़ी। अभी तक हमने सारी की सारी एक ही यूज की है, 0.08 वाली, आज नहीं आ रही है, कौन सी, 8.314। ठीक है बेटा, आर की वैल्यू इतनी लेनी है, टेम्परेचर हमेशा ही आपको बताया केल्विन में लेना है, पाई की वैल्यू 22/7 भी ले सकते हो या फिर 3.14 भी ले सकते हो, कांस्टेंट है। मोलर मास एक ध्यान रहे किलोग्राम में लेंगे, क्योंकि ऐसे यूनिट है जिसकी वजह से जितना भी मोलर मास गैस का आएगा, जैसे ऑक्सीजन है, तो अब यहां भरने के लिए 32 नहीं लोगे, 32 इंटू साथ साथ क्या कर दोगे, 10⁻³ तभी ऐसा ही बनेगा ना। तो बस हमें तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला कहां से आया, डेरिवेशन नहीं है। हमें दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो हाइपोथेटिकल ऐसे दे दे भी इतने मॉलिक्यूल की इतनी, ये आपको सिंपल करके देगा कि 5 मॉलिक्यूल की इतनी, 10 की इतनी, 5 की इतनी, बताओ एवरेज। या फिर ज्यादातर ये यूज होगा। इसमें दो ही चीजें हमने खुद भरनी है, क्या क्या, एक तो m, एक t। जैसे देखना, आपको कहा जाता 27 डिग्री पे ऑक्सीजन की एवरेज स्पीड कितनी होएगी, 27 डिग्री से बताओ क्या भरा जाएगा, टेम्परेचर 300। ऑक्सीजन से क्या भरा जाएगा, m। 32 नहीं भरना, कितना भरना है, 32 इंटू 10। चाहे हम फॉर्मूला ही ऐसे लिख लेते हैं ब्रैकेट में कि हम इसे यूज ही ऐसे कर लेंगे, भूल ना जाए कहीं,
8 RT/πm इंटू 10⁻³ है ना, ये सीधा मीटर पर सेकंड आने वाला है, हो जाएगा। तो फॉर्मूला याद कर लोगे, क्रैमिंग हेवल्स। एवरेज स्पीड कैसे निकालना है, 8 RT/πm, टेम्परेचर भरना है, मोलर मास भरना है, रूट लेके आंसर आता है। कर लोगे बेटा, पहला समझ आ गया। जैसे एक एवरेज ये है, वैसे दो और स्पीड हमने ली हुई है। सेकंड स्पीड, एक स्पीड हमें दी हुई है रूट मीन स्क्वायर। एक एवरेज की तरह ही मैथमेटिक्स में एक और एवरेज निकाला गया है, उस एवरेज को वो रूट मीन स्क्वायर एवरेज कहता है। ये मैथमेटिक्स में अलग अलग चीजें होती हैं, है ना, एक ही तरह को हम दो अलग अलग एवरेज निकाल सकते हैं। तो ये एवरेज कैसे निकाला जाता है, वो कहता थोड़ा चेंज करते हैं इसे, वो भी आएगा ऑलमोस्ट क्लोज एवरेज ही, लेकिन क्या करना है, N1 मॉलिक्यूल्स हैं, V1 स्पीड है ना, स्पीड का पहले स्क्वायर करते जाओ, स्पीड का स्क्वायर करते जाएंगे, बाकी सारा सेम रखेंगे, N1 V1 स्क्वायर प्लस N2 V2 स्क्वायर एंड सो ऑन, स्क्वायर करते जाओ, बाद में क्या कर दो, रूट कर दो, नीचे आ जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3, इसका क्या कर दो, रूट। तो इसे कहते हैं रूट मीन स्क्वायर, कि पहले स्क्वायर कर दिया बाद में रूट कर दिया। इससे भी एक और एवरेज आ जाता है जो काफी क्लोज होता है एवरेज के। ये भी एक टेक्निक है मैथमेटिकली, कि एवरेज का मतलब क्या है कि एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी जिसके आसपास सारे क्लोजेस्ट होंगे, उसे क्या कहते हैं, एवरेज। तो ये भी एक एवरेज लेने का मेथड है, इसे क्या कहा जाता है, रूट मीन स्क्वायर। क्या करना है, पहले स्क्वायर कर दिया, बाद में क्या कर दिया, रूट कर दिया। ठीक है बेटा, लेकिन हमें ये यूज नहीं करना फॉर्मूला, इसका सिंबल लिख लो, यू है, हमें यूज नहीं करना। हमें जो यूज होगा वो फॉर्मूला ये जो ड्राइव करके दिया वो ये है, दैट इज 3 RT/m। अगेन सेम वैल्यूज हैं, T/m तो है ही है, R की वैल्यू कितनी भरनी है, 8.3, m किलोग्राम में, सारा सेम आ जाए। तो सेकंड एक एवरेज ये दिया हुआ, इसका सिंबल क्या है, यू। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, कोई लॉ नहीं है, कोई लॉजिक नहीं लगेंगे, सिंपल बस 3 फॉर्मूले याद करने हैं, 3 फॉर्मूले याद करके कोई एक पूछेगा आपको बताते हैं। ठीक है, कर लोगे ये भी। दो तरह का स्पीड आ गया, एक एवरेज स्पीड लिया जाता है, एक क्या लिया जाता है, रूट मीन स्क्वायर। और तीसरा एक और तरह का स्पीड है, एक लिया जाता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल क्या है, अगर हम रैंडमली ऐसे करें भी, जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल की स्पीड है उसे उठा लें, तो हमें पता है भी वो ऑलमोस्ट एवरेज के क्लोज ही होगा। जैसे इनमें से 60 एक जैसे हैं 7, तो हमें पता है 7 के क्लोज ही आएगा, चाहे 7 से थोड़ा ज्यादा आ जाए चाहे 7 से थोड़ा कम आ जाए, बाकियों से डेविएट करेगा, क्योंकि मैक्सिमम मॉलिक्यूल जो है वो 60 है। तो अगर हम रैंडम सिंपल करें भी, ऐसे उठा लें भी, जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल की स्पीड है उसी को बस एवरेज मान लें, तो उसे एक नाम दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो मोस्ट प्रोबेबल होता है वेलोसिटी या स्पीड पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल पोजेस करते हैं। 100 में से 60-70 अगर एक जैसे हैं तो उनकी स्पीड को हमने बस एवरेज मान लिया, निकाला ही नहीं कुछ। ठीक है, एरर होगा, लेकिन हाँ 3 तरह का बना लिया हमने, है ना। इसे निकालने का मेथड थ्योरेटिकली सीख रहे हैं, क्योंकि एवरेज ऐसे तो कोई लगेगा नहीं। हाँ, ये V से अल्फा से डिनोट किया जाता है, और अल्फा के लिए फॉर्मूला आता है √2 RT/m। 2 RT/m, T इज टेम्परेचर, R की फिर से वैल्यू भरनी है, ठीक है। बताओ, इससे सिंपल टॉपिक भी पढ़ा कभी कि 3 फॉर्मूले याद करने हैं हमने। पहला फॉर्मूला क्या है, √8 RT/m, दूसरा क्या है √3 RT/m, तीसरा क्या है √2 RT। ठीक है, कहां से आ गया, कुछ नहीं है, सिंपल है कि 3 तरह की स्पीड है। हमने क्यों पढ़ा, आज डिफ्यूजन से थोड़ा रिलेट कर लेंगे भी, जिसकी स्पीड ज्यादा थी उसका डिफ्यूजन भी क्या होगा, फास्ट। तो डिफ्यूजन भी इनवर्सली टू मोलर मास था, ये भी सारी क्या है, इनवर्सली टू मोलर मास। क्लियर है बेटा,
लेकिन इन तीनों के बारे में कुछ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। जैसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिखो, पहला इंपॉर्टेंट है हम बेटा ये एवरेज निकाल रहे हैं। देखो स्पीड तो सेम ही है, एक गैस का सैंपल पड़ा है, उस गैस के सैंपल की स्पीड तो सेम ही है, लेकिन उसे जब एवरेज निकालोगे तो मेरा व्यू पॉइंट अलग है। मैं सोचता हूँ भी मेरे लिए तो ये वाला एवरेज है कि N1 V1 N2 V2, मेरे लिए तो ज्यादा अच्छा ये है। कोई और साइंटिस्ट कहता भी नहीं मेरा क्लोज 3RT/M से ज्यादा आता है अगर मैं RMS लेता हूँ, तो उसका व्यू पॉइंट अलग है। तीसरा बंदा कहता भी छोड़ो परे, क्यों ऐसे करना है ऐसे करना है, सिंपल देखो भी ज्यादा किसकी है वो उठा लो, ज्यादा किसकी है 70, उसने वो उठा ली कि वो क्या है MPV मोस्ट प्रोबेबल। तो ऐसे तीन तरह की एवरेज हो जाती है। गैस नहीं फर्क पड़ेगा। डॉक्टर साहब इधर देखो, गैस का नहीं फर्क पड़ेगा, गैस का सैंपल एक ही रहेगा। गैस सैंपल में फर्क क्या पड़ेगा मेरे व्यू पॉइंट का, कि मैं एवरेज कैसे लेना चाहता हूँ। मैं एवरेज अकेला एवरेज जो नॉर्मल है मैथ्स में लेते हैं वो लेना चाहता हूँ, या RMS लेना चाहता हूँ, या फिर मोस्ट प्रोबेबल लेना चाहता हूँ, है ना। तो व्यू पॉइंट का अलग है, वैसे फर्क नहीं है। गैस एक ही है, स्पीड एक ही है, टेम्परेचर एक ही है, लेकिन एवरेज कैसे लेते, ठीक है, ये फर्क पड़ेगा। पहला पॉइंट लिख लो, क्या तीनों में से कोई ऐसे अरेंज कर सकते हो ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर के, सेम गैस के लिए सेम टेम्परेचर है, तीन तरह की वेलोसिटी आप निकालो, तीनों तरह की वेलोसिटी में से कौन सा कम आएगा, कौन सा ज्यादा आएगा, कौन सा और ज्यादा आएगा। तो फॉर्मूले के बेस पे देखो, एक तो है 2RT/M, एक है 3RT/M। तो बताओ 2RT और 3RT में से कौन सा ज्यादा आएगा 3। एक कोई मैथ करके देखो, 8/π वाले को कितना करोगे तो ज्यादा हो जाएगा ना। इसका मतलब 2RT वाला सबसे कम रहेगा, 3RT वाला सबसे ज्यादा रहेगा, मिडिल में क्या आएगा 8RT वाला। तो हम पहला क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं तो कभी आ जाए कि तीनों का ऑर्डर क्या होगा, तो अल्फा उससे ज्यादा चेक करना, एवरेज आ गया, उससे ज्यादा क्या होगा RMS। अल्फा क्या है 2RT/M, एवरेज है 8RT/πM, और ये क्या है 3RT/। 8RT/π को ऐसे करोगे, 8/π को लिख के देखो 8/3.14, तो ये 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अभी 2 से ज्यादा रहेगा, 3 से क्या रहेगा कम, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं, हम उन्हें पॉइंट्स बना के लिखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन। सेकंड, अगर अल्फा सबसे कम है तो इनकी हमने रेशो भी निकाल ली है। सेकंड, अल्फा सबसे कम, एवरेज उससे ज्यादा कौन सी है RMS। तो इनकी एक रेशो अगर लें, अगर मैं इसे 1 मान लूं तो मुझे पता है इससे ज्यादा है, ये इससे ज्यादा है। अगर ये 1 मान लूं तो मैंने इसकी रेशो लेके देखी है, ये आता है 1:1.128 रेशो 1.224। ये आप खुद निकाल के देख सकते हो। अगर अल्फा बाय एवरेज निकालना है तो अल्फा का फॉर्मूला बोलना, ऊपर क्या लिखा जाएगा 2RT/M, नीचे क्या लिखा जाएगा 8RT/πM। TM तो कट ही जाएगा, R भी कट जाएगा, ऊपर रह जाएगा √2, नीचे क्या रह जाएगा √8/π। अगर आप इसे सॉल्व कर लोगे ना तो रेशियो आ जाएगी, अगर ये 1 है तो ये कितना आ जाएगा 1.128, ये कितना आ जाएगा 1.124। तो हम ये अब इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिख रहे हैं कि हमारा टाइम सेव हो जाए। हम बार बार ये करेंगे कैलकुलेशन बहुत मुश्किल होगा, हम सीधा रेशो याद कर लेते हैं। रेशो का फायदा क्या होगा, हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे दे देगा भी एक की स्पीड दे देगा भी इसकी तो 40 है, लेकिन वो 14 में से कोई एक है, मान लो अल्फा 40 है, तो बताओ एवरेज कितनी है, सीधा 40 को मल्टीप्लाई करो, बताओ RMS कितनी है, सीधा इसे मल्टीप्लाई करो। तो हमने कैलकुलेशन करके सिंबल बना लिए पहले ही, कि हमें बस ये याद कर लेना है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता भी इसका MPV 40 है, बताओ एवरेज कितना है, तो मल्टीप्लाई बाय दिस। एक MPV इतनी है, बताओ RMS कितना, तो मल्टीप्लाई बाय दिस। ऐसे कर सकते हो जाएगा बेटा। सेकंड, थर्ड क्वेश्चन इज, अगर हमारा एवरेज स्पीड 8RT/πM है तो मल्टीपल में कुछ आपको कंफ्यूज करेगा, इसकी जगह फॉर्मूले और लिख देगा। चेक करो, इसकी जगह PV आना चाहिए, कहीं क्या PV आ सकता है। अगर 1 मोल के लिए लें, क्योंकि एवरेज है तो 1 मोल की बात कर सकते हैं हम,
अगर 1 मोल के लिए लें तो बताओ आरटी की जगह मैं पीवी भर सकता हूं, क्योंकि पीवी किसके इक्वल होता है, एनआरटी के। अगर N1 ले लें तो पीवी क्या आ जाएगा, आरटी। तो एक दो फॉर्मूले आपको ऐसे भी लिखे मिल सकते हैं भी, आरटी बाई आरटी ना लिखा हो, आरटी की जगह क्या लिखा हो, पीवी लिखा हो, तो मल्टीपल में पहचान लोगे भी आरटी बाई एम भी है और आरटी की जगह क्या सही है, पीवी। लेकिन पीवी भी नहीं लिखा हुआ, अभी मल्टीपल में एक आंसर ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है, डेंसिटीज लिख रखे दी हुई हैं, तो चेक करो कहीं डेंसिटीज आ जाएंगी। किसकी जगह डेंसिटी लिख दें, m अपॉन वी, इसकी जगह क्या लिख देंगे, डेंसिटी। तो एक ये भी फॉर्मूला दिया हुआ है, 8 पी बाई पाई रो लिख लो डेंसिटी। तो मैंने एक के लिख दिए, बाकी सबके आप बना लोगे। एक तो आरटी की जगह पीवी लिखा जा सकता है, एक इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, डेंसिटी। तो ऐसे कुछ फॉर्मूले और कर लोगे बेटा। अब देखो इसके क्वेश्चन करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन, अब आपको न्यूमेरिकल करने हैं, 3 फॉर्मूले हैं। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट, आपको सिर्फ वैल्यूज भरनी है, ठीक है। कैलकुलेट आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री। आप बस रूट के अंदर वैल्यूज भर के बता दो कितनी आती हैं, रूट आप बाद में सॉल्व कर लेना। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट आरएमएस ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री। तो क्या लिखोगे, क्या फॉर्मूला याद किया, पीछे देखो आंसर, रूट 3RT बाय एम, ठीक है। बताओ आर कितना भरें, 8.3। टेम्परेचर 300, मोलर मास 32, लेकिन इनटू क्या करना है, ये समझ आ रहा है क्यों किया, क्योंकि किलोग्राम बना, पीछे आंसर यूनिट आ जाएंगे मीटर पर सेकंड, है ना। तो एक तो ऐसे बस आपको फॉर्मूला याद हो गया, उसमें वैल्यूज भरनी है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे न्यूमेरिकल्स। क्लियर है, या फिर ऐसे आ जाए, कैलकुलेट एवरेज स्पीड एमपीवी एंड आरएमएस ऑफ गैस। अगर कुछ ऐसे दिया हुआ हाइपोथेटिकल बनाया है कि जिसमें 10 मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, कोई 5 मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी स्पीड 8 मीटर पर सेकंड है, और 5 मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है। तो आप इनमें से हमेशा एवरेज पहले निकालोगे, क्योंकि मैथमेटिकली जो सबसे सही एवरेज माना जाता है वो नॉर्मल है कि N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3। वो चाहे किसी ने केमिस्ट्री पढ़ी चाहे ना पढ़ी, वो एवरेज ऐसे निकाले। तो पहले आप एवरेज निकालोगे, एवरेज निकाल के बाकी दो चीजें जो ये रेशो है ना, इस रेशो से निकालनी। तो ये भी आपको याद रखनी है चीज, कि हम ऐसे नहीं भी तीनों ही इससे निकालने लग जाए, फिर आपका आंसर गलत करेगा। आपको पहले हमेशा एवरेज निकालनी है N1V1 वाली, बाकी जो स्पीड है वो किससे निकालनी है, रेशो से निकालनी है। ये भी एक मेथड है निकाल, ठीक है। तो ये याद रखना, ट्राई करो। 10 मॉलिक्यूल की स्पीड अगर 5 है तो कैसे लिखें, 10 इंटू 5। 5 की 8 है तो 5 इंटू 8। 4 के लिए 5 मॉलिक्यूल हैं, टोटल मॉलिक्यूल 20 हैं। पहले तो ये बताओ कितना आ गया, कितना 5.5, ये 5.5 आ गया, एवरेज आ गया। अब आरएमएस या एमपीवी रेशो से निकालोगे। पहले बताओ, एमपीवी निकाल रहा हूं मैं, इन दोनों की रेशो ले रहे हैं। अगर एमपीवी निकालना है तो यहां चेक करो, ऐसे लिख लोगे कि एमपीवी अल्फा
अपॉन एवरेज, इनकी रेशो याद कर ली 1/1.128। दो बार तो क्वेश्चन नीट का भी जेई का भी सीधा सीधा सिर्फ इतना ही पूछा भी रेशो क्या है ना। अभी प्रीवियस ईयर ज्यादा टाइम नहीं हुआ, साल 2 साल पहले का आपको मिलेगा लिखा, सिर्फ रेशो पूछी गई है भी रेशो क्या है इन तीनों की, तो रेशो हमने याद कर ली। अल्फा अपॉन एवरेज ये है, इनमें से एक मुझे पता चल गया कौन सा, एवरेज कितना आया 5.5 अल्फा निकाल लेते हैं। अल्फा डिवाइड 5.5 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 128, निकल जाएगा आगे, मल्टीप्लाई कर देना है 5.5 डिवाइड 1.128, इसे मैं यहीं छोड़ रहा हूं, कैलकुलेशन आप करोगे, ठीक है, हो जाएगा बेटा। ऐसे आप आरएमएस भी निकाल लोगे। बताओ क्या रेशो लेंगे, आरएमएस ऊपर रखें एवरेज नीचे रखें, तो ऊपर इतना लिखना है नीचे इतना लिखना है, रेशो लेके एक पता है दूसरा निकाल कर लोगे। मैं आपको मेथड्स बता रहा हूं कि क्या क्या मेथड हो सकते हैं। पहला बहुत सिंपल कि आपको सिर्फ वैल्यू भरनी है, कोई भी फॉर्मूला याद है निकाल दो। दूसरा थोड़ा घुमा के देता तो ऐसे दे देता, इसमें घुमा के दिया हुआ है क्योंकि हमें नहीं समझ आ रहा भी कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तो आपको बताया भी पहले एवरेज निकालना है सिंपल वाला, बाकी रेशो से निकालनी है दोनों चीज, ठीक है, कर लोगे अभी। लास्ट एक और मेथड है, थर्ड देखते हैं और क्या मेथड दे सकता है, लास्ट करके दो। कुछ ऐसे कह सकता है कि रेशो लेके आए फिर से क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड, जैसे लिखो इफ एमपीवी ऑफ ऑक्सीजन, if MPV of oxygen is 40 meter per second, if MPV of oxygen is 40 meter per second at 27 degree, at what temperature RMS of methane will be equal to that of oxygen। जो ऊपर दी हुई है, जो ऊपर ऑक्सीजन के लिए दे रखा है डाटा, वो मीथेन के इक्वल करना है आपने आरएमएस के कितने टेम्परेचर पे होगा। अभी आप करके दो, कैसे करोगे पहले आप सोच लो। कौन बता रहा है अभी, कोई हैंड रेज करो जो मुझे एक्सप्लेन कर रहा है पहले कैसे करेंगे। अच्छा तन्या बताओ, रेशो निकाल लें। हाँ ध्रुव, इक्वल रख लो ना, रेशो क्यों लेनी है, इक्वल कर लो। ऑक्सीजन की और मीथेन की स्पीड इक्वल कह रहा है, लेकिन कौन सी कह रहा है ऑक्सीजन के लिए, कौन सा, एमपीवी। फॉर्मूला बताओ बेटा एमपीवी का, 2RT/m 32 मस्ट बी इक्वल टू मीथेन का कौन सा, RMS मींस 3RT/m m16 इक्वल हो गई। ये टी ऑक्सीजन का है, ये टी किसका है, मीथेन का। अब आपको मैथमेटिक्स अगर आता है तो इसे सॉल्व कर दो। 100 आ रहा है, डिग्री या कैल्विन, कैल्विन, तो आंसर आ रहा है टेम्परेचर इज 100। तो ज्यादा से ज्यादा तीसरा मेथड आ सकता है, 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, सिर्फ 3 फॉर्मूले याद करके टॉपिक ऐसा बना दिया, 3 तरह के क्वेश्चन बन गए, ठीक है। पहले ऑक्सीजन के लिए लिख लेते हैं, क्या ऐसा हो जाएगा रूट कट जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दें रूट कट जाएगा, तो ये आ गया 2r, r कट गया, रूट कट गया, ये रह गया 2 × T ऑक्सीजन बाय m ऑक्सीजन, ये भी कट गया 10⁻³ इज इक्वल टू 3 × T मीथेन डिवाइड क्या है 16, ठीक है। एक का टेम्परेचर गिवन है, एक का निकालना है, किसका गिवन है
ये गिवन है, कितना है 300। चेक करो आता है या नहीं। तो टी मीथिन 100 आ गया, 300/3, 100 केल्विन आ गया। डिग्री सेल्सियस पूछेगा तो आप बता दोगे। तो ज्यादा से ज्यादा थर्ड क्वेश्चन ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, सिंपल, क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है ना, आपको बस लॉजिकली करना है कि किन किन की रेशो हो जाएगा बेटा। तो ऐसे 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, कर लोगे बेटा? क्लियर है? यहां तक हो जाएगा। आगे कुछ एक थ्योरी हमने और पढ़नी है इस टॉपिक के बारे में, वो पढ़नी है एमपीवी के बारे में। तो आगे टॉपिक बना लो, थोड़ा डिटेल और चल रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ एमपीवी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इसके बारे में कुछ चीजें और हैं। अब हमें एवरेज निकालना सिखा दिया भी, n1v1 प्लस n2v2 करके एवरेज निकाल लो। चलो फॉर्मूला दे दिया, अलग बात है। आरएमएस का भी फॉर्मूला हमें पता है, n1v1 स्क्वायर n2v2 स्क्वायर, फिर क्या करना है रूट। लेकिन एमपीवी का कोई ऐसा मेथड नहीं बताया, तो वो मेथड समझ रहे हैं भी। एमपीवी अगर मेथड लगाएं तो कैसे मेथड से निकाला जाता है एमपीवी। तो यहां एमपीवी निकालने का जो मेथड है वो दिया हमें बोल्ट्जमैन ने। इसे कहा जाता है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इससे हम एमपीवी निकालेंगे। व्हाट इज बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ? इसने अलग अलग मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अलग अलग फ्रैक्शन के अगेंस्ट ड्रॉ किया है। फ्रैक्शन मींस मोल फ्रैक्शन। कितने परसेंट मॉलिक्यूल हैं जिनकी वेलोसिटी इतनी है, कितनों की कितनी है, एंड सो ऑन। ऐसे ग्राफ बनाया है, और वो कर्व, इसका बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमेशा ऐसा आता है, कुछ इस तरह का। ये टी टेम्परेचर पे कुछ इस तरह का कर्व आया है। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटीज कम वाले भी हैं मॉलिक्यूल, ज्यादा वाले भी हैं मॉलिक्यूल, लेकिन एक एवरेज वेलोसिटी वाले जो सबसे ज्यादा फ्रैक्शन है, सबसे ज्यादा फ्रैक्शन मीन सबसे ज्यादा परसेंटेज, 60%, 70%, 80%, सबसे ज्यादा परसेंटेज, जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल है, उनकी वेलोसिटी इतनी है, ना तो बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है। एक एवरेज वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा होते हैं गैस में हमेशा, 70-80% एक ही जैसी वेलोसिटी वाले होते हैं, 5-10% कम वाले भी होते हैं, 5-10% ज्यादा वाले भी होते हैं। जिसकी वजह से वो कहता है हमेशा कर्व जो आता है ऐसा आता है कि वेलोसिटी और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अलग अलग ड्रॉ करें। तो मान लो 10 मॉलिक्यूल ऐसे हैं, ये 10 मॉलिक्यूल हैं जिनकी वेलोसिटी 10 है। 10 मॉलिक्यूल ऐसे हैं, 20 ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी 15 है, आगे इतने ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी 20 है। ऐसे चल रहा है। एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाली जो फ्रैक्शन है, सबसे ज्यादा फ्रैक्शन है, ये मैक्सिमम फ्रैक्शन है, इनकी वेलोसिटी इतनी है। इधर भी चलो, इधर हम वेलोसिटी लेंगे 10, 20, 30, कितनी भी ले सकता हूं। अगर मैं ऐसे लिख दूं, इधर 10 मीटर पर सेकेंड, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ऐसे कुछ है। तो देख के बताना इसमें से कौन सी वेलोसिटी है जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल द्वारा पोजेस की जा रही है। 50। तो वो कहता सीधा सीधा हम पीक पे ध्यान देंगे, जो पीक आ रही है हमारी वो एमपीवी होगी, बिकॉज दिस इज वेलोसिटी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। इसे क्या कहते थे? एमपीवी। तो बोल्ट्जमैन कहता भी मैंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं, कोई भी गैस ली, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन, सभी के लिए हमेशा कर्व इसी तरह का बना कि एक मीडियम मिडिल वाली वेलोसिटी है जो सबसे ज्यादा पोजेस की जा रही है। हम मॉलिक्यूल ज्यादा वेलोसिटी वाले भी हैं, मॉलिक्यूल कम वाले भी रहेंगे, लेकिन वो ज्यादा नहीं होंगे। 70-80% एक ही वेलोसिटी होगी, ना तो बहुत ज्यादा ना बहुत कम। उस वेलोसिटी को क्या कहा जाता है? एमपीवी। ठीक है। तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में बताओ एमपीवी कैसे पता चलता है? हम कहेंगे जो पीक है, पीक इन कर्व will denote, will represent किसे? एमपीवी। वो किसे रिप्रेजेंट करेगा? एमपीवी। मीन सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता भी बताना ये ग्राफ देख के कि एमपीवी कितनी है,
तो आप ये देखते भी पीक वाली वेलोसिटी कितनी है उसे मार्क कर देते, हम कहते हैं एमपीवी कितनी है 50। हाँ, कम वेलोसिटी वाले भी हैं मॉलिक्यूल, ज्यादा वाले भी हैं, लेकिन उनकी फ्रैक्शन क्या है, कम। बात समझ आ गई? ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। कुछ क्वेश्चन इस कर्व को लेके बना दिए उसने। बनाया तो इसलिए था भी चलो एमपीवी पता चल जाएगी, भी जो वेलोसिटी पीक वाली आ जाएगी उसे क्या कह देंगे, एमपीवी। तो हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी ने सिर्फ इतनी बात के लिए ग्राफ ड्रॉ करके दिया था, लेकिन एग्जामिनर ने इसी को उठा लिया, इसके कुछ क्वेश्चन बनाने लग गया, क्योंकि इसमें से एक अच्छे क्वेश्चन बन जाएंगे कुछ एक जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। और वो क्वेश्चंस क्या है, हम इसको कैरेक्टरिस्टिक बना के लिख रहे हैं कर्व के, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कर्व। कैरेक्टरिस्टिक पहला वो कह रहा है टेम्परेचर का इफेक्ट हमें बताया जा रहा है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो वो कुछ ये कह रहा है भी टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो कर्व है वो राइट शिफ्ट कर जाएगी। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कर्व विल शिफ्ट राइट, राइट शिफ्ट कर जाएगी। इसका क्या मीनिंग है, अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो एमपीवी क्या होएगी भी ज्यादा। सेम गैस के लिए अल्फा फॉर्मूला क्या है, रूट 2RT/m। अगर सेम गैस के लिए टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अल्फा इंक्रीज विद टेम्परेचर, बढ़ जाएगी। अगर अल्फा बढ़ जाएगी तो बताओ ये जो पीक है जो 50 पे है वो पीक कहीं ना कहीं 60 या 70 पे आ जाएगी, पीक बढ़ जाएगी। लेकिन ये कर्व जो है वो कुछ इस तरह शिफ्ट होती है, लाइक दिस। इससे पीक देखो मैंने शिफ्ट कर दी 60-65 के आसपास आ गई, लेकिन ये पीक शिफ्ट कैसे करनी है, वाइडन हो जाएगी। क्या हो रहा है, जो एरिया अंडर द कर्व है, एरिया अंडर द कर्व वो कांस्टेंट है। एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एरिया अंडर द कर्व किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मान लो हम मानते हैं 100 मॉलिक्यूल हैं, 100 में से 70 की इतनी थी, 70 की इतनी थी, 15 कम वाले थे, 15 क्या थे ज्यादा वाले, तो नहीं 15 की वेलोसिटी अलग अलग लगाई है ना मैंने। इट मीन टोटल जो मैंने कर्व बनाई है वो मॉलिक्यूल को लेके बनाई है। टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, 100। अब टोटल मॉलिक्यूल तो चेंज नहीं होंगे, अब हीट करो या ठंडा करो मॉलिक्यूल क्या रहेंगे इससे जिसकी वजह से एरिया अंडर द कर्व क्या रहेगा, सेम। अब क्या हो रहा है, जैसे ही आपने वेसल में गैस थी उसे हीट करना स्टार्ट किया, हीट करना स्टार्ट किया तो बेटा बहुत सारे मॉलिक्यूल को और एनर्जी मिल गई, एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई, तो उनकी वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। अगर वेलोसिटी बढ़ गई तो जो वेलोसिटी ज्यादा वाले हैं मॉलिक्यूल वो ज्यादा हो गए, जो वेलोसिटी कम वाले हैं मॉलिक्यूल वो क्या हो गए, कम। इसका मतलब इधर से मॉलिक्यूल जो कम वाले थे वो किधर शिफ्ट होते जा रहे हैं, ज्यादा की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कर्व आपको ऐसे वाइडन करना पड़ेगा। इसका ध्यान रखना पड़ेगा भी एरिया क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है, अगर एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एरिया कांस्टेंट है तो चेक करो दो चीजें होंगी, वेलोसिटी ठीक है बढ़ेगी एमपीवी, लेकिन फ्रैक्शन पोजेसिंग एमपीवी वो क्या होनी चाहिए, कम। ये समझ आ रहा है, ये फ्रैक्शन ज्यादा थी पहले, अब फ्रैक्शन क्या होगी, कम, क्योंकि उसमें से कुछ मॉलिक्यूल निकल के और ज्यादा हायर स्पीड में चले गए। हाई स्पीड वाले मॉलिक्यूल देखो इनका एरिया ऑलमोस्ट डबल कर दिया मैंने, जिनकी स्पीड हाई है वो तो ज्यादा हो गए, जिनकी स्पीड कम है वो क्या हो गए, कम, जिसकी वजह से फ्रैक्शन पे भी असर पड़ा। जो एमपीवी वाले फ्रैक्शन थे अगर वो पहले 80% थे जिनकी एमपीवी थी, अब वो हो सकता है 70 रह जाए। जैसे जैसे आप हीट करते जाओगे वेलोसिटी ठीक है बढ़ती जाएगी, लेकिन मैक्सिमम फ्रैक्शन जो है वो 80 से 70, 70% से 65, 65 से 60 वो कम होती जाएगी। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल किधर जा रहे हैं, ज्यादा स्पीड वाली की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, उधर उनकी संख्या क्या होती जा रही है, ज्यादा। बात समझ आ रही है, तो ऐसे मान के चलते हैं कि 100 मॉलिक्यूल थे, 100 में से 80 की वेलोसिटी एमपीवी थी 50, 27 डिग्री पे चलो
10 कम वाले थे, 10 क्या थे, ज्यादा वाले। अब हमने उसे हीट कर दिया 27 से 47, तो क्या हो रहा है, ज्यादा वेलोसिटी वालों की संख्या ज्यादा हो रही है। वो 10 की जगह हो गए 20 हो गए। 20 में से ये खत्म तो नहीं हुए ना, 10 में से 5 तो ये भी बचे हैं जिनकी कम है, तो फिर ये 20 कैसे हो गए, इसका मतलब जो एवरेज वाले थे जिनकी 50 थी वो भी थोड़े से कम हो गए, उनके कुछ मॉलिक्यूल किस में चले गए, ज्यादा की तरफ चले गए। तो फ्रैक्शन आपस में एडजस्ट करती रहेगी, कुछ मॉलिक्यूल इधर से इधर आ गए, कुछ मॉलिक्यूल इधर से इधर आ गए। ये जो बड़ा एरिया, ये मॉलिक्यूल बड़े हैं, ये कहीं ना कहीं इनके कम हुए हैं, पहले तो इनके कम हो गए फिर इसके खुद के कम हुए। ये बात समझ आ रही है, क्लियर है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, थर्ड पॉइंट बना के लिख रहे हैं, हमें मेन ये ध्यान रखना है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो दो चीजें होंगी, एमपीवी क्या होगा, ज्यादा, लेकिन फ्रैक्शन क्या होगा, कम। तो थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट बना के लिख लो। थर्ड इज on increasing temperature mpv increase but fraction possessing mpv क्या हो जाएगी, डिक्रीज। on increasing temperature mpv increase but fraction possessing mpv वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो बस ये 3 पॉइंट इसमें ऐड कर लो। पहला, टेम्परेचर बढ़ाने से कर्व किस साइड शिफ्ट होता है, राइट साइड। दूसरा, एरिया अंडर द कर्व क्या रहता है, कांस्टेंट, क्योंकि ये टोटल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा, अगर एरिया कांस्टेंट है तो कर्व वाइडन हो जाएगी, ये वाला ठीक है, पीक पॉइंट नीचे आ जाएगा, इधर से एरिया बढ़ जाएगा, इधर से एरिया क्या हो जाएगा, कम, जिसकी वजह से एमपीवी जरूर बढ़ेगी लेकिन फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसे कर लोगे बेटा, हो जाएगा। अब इसी कर्व को लेके क्वेश्चन देखते हैं एक दो और कैसे बनेंगे। पहला क्वेश्चन है, आपको बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिए जा रहे हैं अलग अलग, टेम्परेचर T1 T2 लिख के दिए जा रहे हैं। आपको बताना है, बोलना नहीं है, T1 T2 में क्या रिलेशन है। अब आपको कि बोलना भी है, नहीं बोलना भी नहीं है, बताना भी है, बोलना भी नहीं है, बताना भी है, कैसे होगा। तुम अपना कॉपी पे करो, जिससे मैं पूछूंगा वो बताए। अपना कॉपी पे दिमाग लगा के लिख लो कि क्या होगा। अभी मैंने आपको पहला पॉइंट लिखवाया है, उस बेस पे आप आंसर करोगे। कर्व राइट कौन सी जा रही है, T1 वाली। अगर राइट जा रही है तो हम मान के चलेंगे भी T1 ज्यादा है T2 से, ठीक है। या फिर हमेशा आइडिया किससे लगाओ, पीक को ऐसे मैच कर लो, ये इसकी एमपीवी है, ये इसकी एमपीवी है। T1 वाले की एमपीवी को मैं नाम दे रहा हूं V1, T2 वाले की एमपीवी को क्या नाम दे रहे हैं, V2। बताओ V1 ज्यादा है या V2 ज्यादा है, V1 ज्यादा है। तो हमें कर्व से पता चल गया, सोल्यूशन इज, हमें कर्व से पता चला भी V1 ज्यादा है V2 से। V1 का मतलब 2RT/m, ये ज्यादा है 2RT/m। T1 M1 T2 M2, ऐसे हो गया। इट मींस T1 M1 ज्यादा है T2/M2 से। क्या कहीं गैस का जिक्र किया भी, कौन सी गैसेस है, नहीं किया। अगर गैस का जिक्र नहीं किया इट मींस गैस सेम है, गैस सेम है तो मोलर मास क्या ले लेंगे हम, सेम। इट मींस हम कहें भी क्या ज्यादा होगा, T1 ज्यादा होगा T2 से। तो इसका क्वेश्चन आप ऐसे करो, फिर से देख लो, हमने पीक पॉइंट को मिलाया, T1 का करस्पॉन्डिंग V1 आ गया, ये V2। ये तो यहां से पता चल रहा है ना भी V1 ज्यादा है, क्योंकि इधर जाते हुए बढ़ती है। V1 का फॉर्मूला लिख लिया, भी V1 ज्यादा तो ये ज्यादा है, V2 कम है तो ये कम है। इसमें फिर आपको रेशो देखनी पड़ेगी। M उसने जिक्र नहीं किया, M जिक्र नहीं किया तो सीधा सीधा मास सेम लेके कट गया, इट मीन T1 क्या है, ज्यादा है T2 से। कर लोगे तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा बेटा।
सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो, इसमें किसी को पूछना है कुछ? सेकंड में सेम कर्व दे रहा हूं, लेकिन आपको सोल्यूशन जो बताया वैसे यूज होगा, इसके बेस पे होगा आपका क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज, फिर से दो कर्व्स हैं, लेकिन अब थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है। एक कर्व 1 है, एक कर्व 2 है, इधर फ्रैक्शन, इधर है वेलोसिटी। एट सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम है, टू कर्व्स आर ड्रॉन फॉर ऑक्सीजन एंड मीथेन। आपको करेक्ट बताना है। वन इज फॉर मीथेन, टू इज फॉर मीथेन, बोथ पॉसिबल, या फिर हमें नहीं आता अभी, कांट बी प्रेडिक्टेड। तो सिंपल जो मैंने सॉल्यूशन समझाया उसके बेस पे, और टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर नहीं चेंज की। तो जैसे मैंने बताया भी टॉपिक सिंपल था, लेकिन क्वेश्चन जो बने हैं वो इस पार्ट में से बना दिए उसने, क्योंकि ये थोड़ा सा दिमाग पे जोर आ रहा है ना, कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। पहले तो बताओ एमपीवी किसकी ज्यादा लग रही है, 1 की ज्यादा लग रही है 2 की? कौन सी गैस की एमपीवी ज्यादा लग रही है? 2 की, क्योंकि 2 वाले का कर्व यहां आएगा, ठीक है, तो V2 ज्यादा है। इट मींस हमें ये तो क्लियर है भी V2 ज्यादा है V1 से। अब लिखो टेम्परेचर तो सेम है, टेम्परेचर घट जाएगा, मास का आइडिया लगाओ फिर। सेकंड आ जाएगा, 2 ज्यादा है, मास के इनवर्सली हो गया। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इट मींस उसका मास क्या है, कम है। तो फिर से हम लिखेंगे, यहां पे सीधा लिख दूं मैं T2/m2। ये समझ आ रही है अभी? √2r वो तो कट ही गया ना, √2r दोनों में कट गया, तो एक रह गया T2/m2, एक रह गया T1/m1। क्या टेम्परेचर डिफरेंट है? नहीं है, टेम्परेचर सेम है, कट गए। इसका मतलब 1/m2 मस्ट बी मोर देन 1/m1, या फिर m1 शुड बी मोर देन m2। हो जाएगा। तो ऐसे उसी के दो तरह के क्वेश्चन बना देगा, अलग अलग गैसेस के लिए या फिर अलग अलग टेम्परेचर के लिए। ऐसे क्लियर है बेटा? हो जाएगा ये भी। और लास्ट क्वेश्चन है, तुम कहोगे इतना इजी कैसे आ गया, एडवांस का क्वेश्चन है जेई का, लास्ट ईयर का। फ्रैक्शन दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है, लेकिन कर्व ऐसे दिया हुआ है, और आपको कह रहा है भी अल्फा रेशो एवरेज रेशो आरएमएस। फॉर्मूला क्या था आरएमएस का? सिंबल यू, सिंबल भी याद करो। अल्फा एमपीवी वी एवरेज यू आरएमएस। कौन सा सही है? ए ऑप्शन है 1 रेशो 1.128 रेशो 1.224, बी है 1 रेशो 1 रेशो 1.224, सी है 1 रेशो 1.128 रेशो 1, या फिर डी ऑल आर करेक्ट। अगर ये होता बेटा तो एडवांस का नहीं होता, सीधी सी बात है। अगर जेई एडवांस का क्वेश्चन है तो ए तो नहीं है, तो आंसर बी है। तो एक्सप्लेन कर दो मुझे बी की। इसमें कर्व एग्जैक्टली देखो, क्या आपको कर्व सिमेट्रिकल लग रही है? अगर कर्व सिमेट्रिकल लग रही है मीन जितने मॉलिक्यूल कम वाले हैं उतने ही ज्यादा वाले भी हैं। तो मैथमेटिकली सोचो, अगर फ्रैक्शन सेम है कम वालों की भी और ज्यादा वालों की भी, तो एवरेज सेम ही आएगी एमपीवी जितनी। बताओ, एवरेज सेम ही आएगी जितनी एमपी, क्योंकि कर्व क्या है, सिमेट्रिकल है। जितनी वेलोसिटी कम होती जा रही है उतनी बढ़ भी तो रही है, नेट सेम ही रहेगा मिडिल पॉइंट।
तो मैथमेटिकली पीक हमेशा टच करती रहेगी। अगर एक मॉलिक्यूल -10 चला गया, एक +10 भी चला गया, एवरेज सेम आ गई। एक मॉलिक्यूल -20 चला गया, एक +20 भी चला गया, एवरेज सेम आ गई। एक -30 चला गया तो दूसरा +30 चला गया, एवरेज क्या आ गई? सेम। इट मींस एवरेज वेलोसिटी यही वाली रहने वाली। इसका मतलब कर्व ध्यान से नोट कर लो। अगर कर्व ऐसा बनाया हुआ है, नॉर्मल नहीं है वो वाला, इस कर्व का मतलब क्या है कि सिमेट्रिकल कर्व है। अगर एक की वेलोसिटी मान लो एवरेज 50 है, अगर किसी एक की वेलोसिटी 40 रहेगी तो एक की 60 हो गई, फिर से 50 आ गया। एक की वेलोसिटी 30 होगी, दूसरे की 70 हो गई, 70 + 30/2 वो भी 50 आ गया। एक की कम हो जाती है तो एक की बढ़ भी जाती है, जिससे कंपनसेट होता जा रहा है, जिसकी वजह से मैथमेटिकली अगर सिमेट्रिकल कर्व होता है तो मान के चलो उसकी एवरेज क्या रहेगी? सेम। अब चेक करो क्या ये सही हो जाएगा? तो अल्फा और एवरेज क्या बन जाएंगे? सेम, 1:1। ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, ये सेम। ये आरएमएस का इससे कोई लेना देना नहीं है, वो क्या रहेगा? 3RT/m हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया ये जेई का क्वेश्चन है। जैसे मैंने बताया कि आपको ज्यादातर क्वेश्चन हो सकता है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बेस पे पूछे जाएं, तो 2-3 पॉइंट याद रखो। मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन लिखवा दिए, एक बार समझ लो, है ना? ऐसे बाकी 3 फॉर्मूले हैं जो आपने। चलो कल असाइनमेंट डिस्कस करें, ठीक है? इतना करें।